होनहार और फिर से स्वागत है आप लोगों का। एक बार हम बात कर रहे हैं रीट में एक नए टॉपिक की। दोस्तों, जैसा कि आपको ध्यान है, मैंने आपकी फर्स्ट यूनिट जो थी उस यूनिट में अब प्रारंभ करना है अपने को सजीव पादपों के विभिन्न भाग। ये यूँ मान के चलिए कि सजीव पादपों के विभिन्न भाग उत्सर्जन और पोषण, श्वसन, ये सब जो भाग हैं ये इस यूनिट का मेरे लिए अंतिम है, क्योंकि इसके बाद में हम जो प्रारंभ करने वाले हैं वो है बल और गति। ये होगा आपका इकाई संख्या 2 और उसके बाद इकाई संख्या 3 होगी विज्ञान प्रौद्योगिकी। इजी में एकदम ऐसा याद करना है कि जैसा आपने अभी तक नहीं किया होगा वैसे ही हम इसको पढ़ने वाले हैं। पदार्थ की संरचना, ये चौथी इकाई होगी और पांचवी और छठी इकाई जो है हमारे पास में विज्ञान के बारे में है, यानी कि जो नवाचार है उनके बारे में है। तो बिना किसी समय को गवाए सीधा सा मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आज एक नई टॉपिक है, एक नया प्रकरण है। तो लिखिए प्लांट मॉर्फोलॉजी, यानी कि पादप आकारिकी। पादप आकारिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी या पादप आकारिकी का मतलब, मॉर्फो का मतलब क्या हो गया? मॉर्फो का मतलब हो जाता है कि उसका आकार यानी कि रूप, और लॉजी का अध्ययन मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? अध्ययन। अध्ययन यानी कि उनके रूप का जो हम अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी को अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो क्या लिखेंगे? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप के आकारिकी, पादप के आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। क्या कहेंगे उसे अपन? उसे प्लांट मॉर्फोलॉजी या पादप आकारिकी नाम से जानते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि प्लांट मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चीज़ आती है। तो एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो आप लोगों को शायद तक समझ में आ जाएगा। देखिए, कल्पना कीजिए कि एक प्रकार का क्या है? प्लांट या वृक्ष है, दिख रहा होगा आपको। इसमें आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं? सबसे पहले हम अगर भीतर से चलना प्रारंभ करें तो इसमें हमें भूमि के अंदर दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हमने देखी सब प्लांट्स में है। तो क्या होती है? जड़ या रूट पाई जाती है। जड़ और क्या पाई जाती है? रूट पाई जाती है। अब ये पूरा का पूरा हमको अध्ययन करना है। फिर हमारे पास में स्तंभ आता है ना, यानी कि तना आता है। तना के बाद में शाखाएं आती हैं और शाखाएं तना का ही भाग है, ध्यान देना है ना। तो इसलिए अपन उसके साथ में अध्ययन करेंगे। ये हर एक पार्ट के ऊपर, हर एक शाखा के ऊपर कुछ पर्ण लगी हुई होती हैं, जिसकी वजह से प्लांट दिखता है। तो हमें पर्ण का भी अध्ययन करना पड़ेगा। किसका अध्ययन करना पड़ेगा? पर्ण। और जहाँ पर्ण लगी होती हैं उस पर्ण पर कुछ ना कुछ जो विशेषीकृत पर्ण होती हैं, वो कोई ना कोई क्या करेगी? कोई नया रूप धारण कर लेगी और वो उसे हम क्या बोलेंगे? पुष्प बोलेंगे। तो अपने को पुष्प पढ़ना है। जब इस पुष्प के अंदर परागकण और जायांग के बीच में क्या होगा? निषेचन होगा। कल विद्यार्थी ने पूछा था निषेचन किसे कहते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो जब निषेचन होगा तो निषेचन होने के बाद में उसी पर एक फल का निर्माण हो जाएगा और वो फल आप तक पहुंच जाएगा। तो मुझे बताइए कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमको पढ़ना है जड़ पढ़ना है, तना पढ़ना है, शाखाएं पढ़नी है, पर्ण पढ़ना है, पुष्प पढ़ना है और फल पढ़ना है। इतने सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं और बड़े आराम से पढ़ने हैं। पहले आपके हिसाब से एक बार अपने जो नोट्स हैं उनमें इनको बना लीजिए, ताकि मैं इसको मिटा करके नया लिखना प्रारंभ करूँ। बना लिया होगा आपने। तो सबसे पहले हम पढ़ना चालू कर रहे हैं आज का जो टॉपिक है उसके हिसाब से। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर पहला आता है रूट, यानी कि जड़। देखिए, जड़ क्या होती है? तो आप सभी लोगों को पता है इनमें क्या होता है? धनात्मक गुरुत्व होती है। ये गुण है कि जितनी भी जड़ें हैं धनात्मक कैसी होती हैं? गुरुत्व होती है। अंदर की तरफ यानी कि नीचे की तरफ रहती हैं, ऊपर की तरफ आने की कोशिश नहीं करती, विपरीत दिशा में नहीं आती। तो धनात्मक गुरुत्व का मतलब क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की ओर जाती है। दूसरा इसका मुख्य गुण होता है ये ऋणात्मक प्रकाशानुचलन होती है।
प्रकाशानुवर्तन होती है। मतलब क्या हुआ, प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करती है। कहाँ जाती है, प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करती है। तीसरी बात, जड़ का रंग, अगर कोई रंग पूछ ले, ये ऐसे तो ये रंगहीन होती है प्रारंभ में। रंगहीन कब होती है, प्रारंभ में, जब मूलांकुर का निर्माण होता है। यहाँ पर शब्द क्या आया है, मूलांकुर। बीज जब उदय होता है या उगता है, देखिए मान लो ये बीज है, पहली बात को समझना, जब बीज उगता है और एक भाग ऐसा जमीन में निकलता है और एक भाग ऊपर की तरफ जाता है, इसे कहते हैं प्रांकुर। इसे क्या कहते हैं, प्रांकुर। इसे क्या कहते हैं, मूलांकुर। मूलांकुर। यहाँ वाला भाग तो हरा हरा होगा, लेकिन आगे वाला भाग कैसा होगा, तो आगे वाला भाग रंग विहीन होगा, तो रंगहीन होता है। लेकिन बाद में ये रंग कैसा हो जाएगा, तो ये भूरे रंग की संरचना होती है। यानी कि जड़ की कुछ कुछ गुण इस प्रकार के होते हैं। और गुण अगर कोई पूछ ले आपको, तो कहना है इसमें कि पर्व संधि, पर्व और पर्व संधि नहीं होती। मतलब इसके अंदर नोड और इंटरनोड नहीं होता। आपने गन्ना खाया होगा, तो गन्ने के अंदर आपने इस तरह की गांठें देखी होगी, है ना, एक वाला, दो वाला, आप कई बार उसको बीच में से तोड़ते भी हो। ये जो है ना पर्व संधि है। और यहाँ से यहाँ तक किसे क्या कहलाता है, इसको पर्व कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, पर्व। ये क्या कहलाएगी, पर्व संधि। तो बताओ पर्व संधि, तो बताओ प्लांट के जो रूट है, प्लांट की जो रूट है, उसमें कभी पर्व संधि देखी है क्या, नहीं देखी है। तो इसमें किसी भी प्रकार की पर्व संधि नहीं होती। तो ये एक मूलतः जो मूल है वो हमको पढ़नी थी, और मूल के अंदर जो प्रारंभिक गुण थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हमको पढ़ना है इससे आगे का टॉपिक। अब जो मूल है उसके प्रकार भी पढ़ेंगे अपन, और दूसरा भाग भी पढ़ेंगे। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ आपके। अब हमारे पास में आएगा आखिरकार और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो केवल मूल में ही पाई जाती हैं। तो एक पॉइंट और लिख दीजिए, एक पॉइंट और लिख दीजिए आपके पास में, मूल गोप पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मूल गोप, है ना। मूल गोप मतलब मूल के आगे वाले भाग में मूल को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष संरचना पाई जाती है। जैसे ये पेन है, ये जो पेन का काला काला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, पेन का जो काला काला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको अपन मूल गोप कह सकते हैं, क्योंकि ये उसकी रक्षा करने का काम कर रहा है। किसकी रक्षा करने का काम कर रहा है, मूल की। अब यूँ समझना, ये पूरी की पूरी मूल है और ये वाला मूल गोप है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मिट्टी से, बहुत सारी चीज़ों से रगड़ लगती है, जिससे क्या हो जाएगा, वो जड़ खराब हो सकती है। लेकिन मूल गोप क्या करती है, उसकी जड़ की रक्षा करती है। तो इसमें क्या पाई जाती है, मूल गोप पाई जाती है, मूल गोप पाई जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट बात थी। फिर हमारे पास में इस मूल के साथ में मूल रोम पाए जाते हैं, मूल रोम भी पाए जाते हैं। एक चीज़ और जो नोट डाल के लिख देना, नोट डाल के लिखना, ये जलीय पादपों में, जलीय पादपों में मूल गोप नहीं होती, मूल गोप नहीं होती। लेकिन क्या होती है, लेकिन मूल पॉकेट होता है। मतलब पानी के अंदर जेलेट जैसी संरचना होती है, इसलिए उसको मूल गोप नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको मूल पॉकेट के नाम से जानते हैं। क्लियर है क्या, उसे अपन क्या बोलेंगे, मूल पॉकेट के नाम से जानेंगे। तो ये होगी हमारे पास में। इसके बाद अब हमारे पास में कौन सा भाग आएगा, तो मूल के भाग। कौन कौन से भाग हैं, सबसे पहला वही भाग मूल गोप। मूल गोप क्या करता है, ये मूल गोप, मूल गोप जो होता है क्या होता है, बिल्कुल प्रथम भाग है। ये कैसा भाग है, प्रथम भाग है। प्रथम भाग कौन सा है, मूल गोप है। और क्या करता है, एक पॉकेट के समान होता है। इसमें क्या होता है, विभाजन की क्षमता वाले क्षेत्र को ढकता है। पादप की क्या करता है, ये पादप के मूल की रक्षा करता है, पादप के मूल की क्या करता है, ये रक्षा करता है। जो प्लांट है मैंने आपको समझा दिया, उसके आगे से आगे बढ़ने के लिए जो गुण है उसकी रक्षा करने का काम कौन करता है, मूल गोप होती है, जो ही ये काम करती है। दूसरा, मूल गोप के बाद दूसरा क्षेत्र आता है हमारे पास में विभाजन क्षेत्र, विभाजन का क्षेत्र। देखिए विभाजन का जो क्षेत्र होता है इसे कहते हैं अपन कोशिका निर्माण क्षेत्र। इसको अन्य नाम क्या है इसका, तो अन्य नाम लिखिए साहब, कोशिका
कोशिका निर्माण क्षेत्र, इसे बोलेंगे कोशिका निर्माण क्षेत्र। इसमें सभी जो कोशिकाएं होती हैं कैसी होती हैं, तो कोशिकाएं समव्यासी होती हैं, समव्यासी होती हैं। कोशिकाएं कैसी होती है, समव्यासी होती है। समव्यासी का मतलब क्या होगा, उनका व्यास एक जैसा होता है, यानी कि ऐसी समान संरचनाएं दिखाई देने वाली कोशिकाएं होती हैं। अच्छा बताओ, क्या इनमें रिक्तिकाएं पाई जाती है, तो लिख देना रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। अगर पाई भी जाती हैं तो इसमें क्या होगी, रिक्तिकाएं अत्यधिक छोटी होंगी। यहाँ पर ध्यान देना, मैंने आपको दो क्षेत्र के बारे में बता चुका हूँ। एक क्षेत्र मैंने आपको मूल गोप बताया है, वापस हाईलाइट कर रहा हूँ इसको। दूसरा क्षेत्र मैंने आपको कोशिका विभाजन यानी कि कोशिका निर्माण क्षेत्र, जिसका अन्य नाम है कोशिका निर्माण क्षेत्र या विभाजन क्षेत्र, मैंने बताया आपको। ये दो चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम वापस तीसरी चीज़ पे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारे पास में इसी का, इसको ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ, ठीक है, के विभिन्न भाग पढ़ रहे हैं, मूल के विभिन्न भाग। तो हमने विभाजन क्षेत्र को भी पढ़ लिया, समव्यासी होती। एक होता है हमारे पास में दीर्घ या दीर्घीकरण क्षेत्र। देखिए इसमें विभाजन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, विभाजन नहीं होगा। कोशिकाएं विभाजन करने का काम इसमें नहीं करेगी, लेकिन क्या करेगी, लंबी होने के काम करेगी। विभाजन तो पहले हो चुका है, अब कोशिकाएं आकार में लंबी होंगी। तो क्या होता है, कोशिकाओं का वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। कोशिकाओं की क्या होगी, वृद्धि होगी, आकार में क्या करेगी, ये वृद्धि करेगी। और जब देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा कि निर्माण हो रहा था, ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो बताओ कोशिका वृद्धि होगी तो क्या करेगी, जल व खनिज लवणों का खनिज लवणों का अवशोषण करती है, अवशोषण करती है। ये कोशिकाएं क्या करेंगी, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करने का काम करेंगी। तो दीर्घीकरण क्षेत्र के अंदर यही होगा। और ये था हमारे पास में तीसरा क्षेत्र। अब चौथा क्षेत्र कौन सा आएगा, चौथा क्षेत्र हमारे पास में कौन सा आएगा, विभेदी क्षेत्र, विभेदन या विभेदन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है ये, विभेदन क्षेत्र। चौथा क्षेत्र है कौन सा, विभेदन। इसमें क्या पाया जाता है, तो इस क्षेत्र में मूल रोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मूल रोम पाया जाता है। विभेदन क्षेत्र के अंदर क्या पाया जाएगा, मूल रोम पाया जाएगा। कैसा होता है मूल रोम, ध्यान देना, दिख रहा है, ठीक है। कैसा होता है मूल रोम, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। मूल रोम कैसा होता है, एक कोशिकीय। क्या करता है, जल का अवशोषण। देखिए जो भी काम हो रहा है, जल का अवशोषण करने का काम किसका है, मूल रोम का। क्या होगा, इससे अवशोषण बढ़ जाता है, अवशोषण क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। इससे क्या होगा, जल का अवशोषण है, खनिज का अवशोषण है, मात्रात्मक और तुलनात्मक रूप में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको समझ में आ जाएगी क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। तो ये पूरा का पूरा मोटी मोटा जो मुझे पादप के बारे में बताना था, वो हमने पादप की जड़ों के बारे में पढ़ा। अब अगली जो क्लास होगी मेरी, नेक्स्ट जो क्लास मैं आपको लूँगा, उस क्लास के अंदर 54 के अंदर जो होगा लेक्चर व्याख्यान संख्या, उसके अंदर हम बात करेंगे जड़ के प्रकारों की। वहाँ पर हम बात करेंगे कि मुस्ला मूल किस प्रकार की होती है, अपस्थानिक मूल किस प्रकार की होती है। अच्छा, मुस्ला मूल के अंदर किस किस प्रकार के रूपांतरण पाए जाते हैं, अपस्थानिक मूलों के अंदर किस प्रकार का रूपांतरण होता है, शकरकंद किस में आएगा और आपका सलजम किस में आएगा। इनके ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीट के पिछले रीट के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में पूछा है और उसके साथ साथ फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ, यानी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमें बात करनी है। बेफिक्र रहिए और बहुत अच्छे ढंग से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और अपने मित्रों को ये वीडियो अवश्य शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।